एंड वेलकम बैक टू द लेसन। और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के हवाले से, और हमने देखा कि हमने इसको डिफाइन किया हुआ है 3 मेन पॉइंट्स के अंदर, जिसमें इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, कॉम्बैटिंग द डिजीज और प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। ये मेन 3 पॉइंट्स थे। इनमें से फर्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कहा कि जी इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, कि फूड की प्रोडक्शन कैसे बेहतर की जा सकती है। उसके लिए हमने कहा कि हमने पहले तो डिफाइन करना है कि फूड के सोर्सेज क्या हैं, फिर हम उनके ऊपर काम करेंगे और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। तो हमने कहा जी हमारे पास फूड के जो सोर्सेज हैं वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और हम देख सकते हैं कि फिर हम एनिमल्स को और प्लांट्स को कलेक्टिवली कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हमने पहले प्लांट्स का जिक्र किया कि प्लांट्स की जो एग्जिस्टिंग और न्यू वैरायटी को डेवलप करने के बाद, एग्जिस्टिंग वैरायटी को बेहतर करने के बाद और न्यू एंड कह सकते हैं हाई यील्ड वैरायटी को डेवलप करने के बाद ये काम शुरू किया। देन फिर हमने कहा कि जी हमारे पास कौन से वो मेथड्स हैं, कौन सी वो लिस्ट ऑफ मेथड्स हैं जिनके जरिए हम प्रोडक्शन ऑफ फूड को बेहतर कर सकते हैं, ना सिर्फ एनिमल्स के अंदर, विद इन द एनिमल्स हम प्लांट्स के अंदर भी कर सकते हैं। उसमें हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये सारे पॉइंट्स जो हैं आगे डिस्कस किए। देन हमने स्टार्ट किया विद सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हमने देख लिया कि वो क्या होती है, और हमने एक ब्रॉयलर की एक एग्जांपल भी देख ली। देन इसके बाद हमने देखा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या होती है। सेकंड पॉइंट हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का था, वो हमने देख लिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने फर्दर जो चीजें हैं उनको डिफाइन किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हमने जो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं उनको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर प्लांट्स है तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंगे। फिर हम ये सारा काम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आज अभी हम काम शुरू करने लगे हैं, दैट इज फंगिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब होता क्या है कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, आप जानते हैं कि उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स या पेस्ट्स या फंगस ये अटैक कर देती हैं। ठीक है, अब जब वो फंगस अटैक करती है तो वो तो फूड को खराब कर देगी, प्लांट्स को खराब कर देगी। तो हमें क्या करना है, हमने उस फंगस को किल करने के लिए फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करना है। साइड का मतलब होता है किल करना, टू किल। जिस तरह से एक वर्ड है ना, सुसाइड, सू मीन सेल्फ, साइड मीन टू किल। इस तरह से फंगिसाइड्स मीन कि फंगस को किल करने वाले। और इसी तरह साथ ही लफ्ज लिखा हुआ है पेस्टिसाइड्स, के पेस्ट्स को किल करने के लिए। अब पेस्ट्स क्या होते हैं, वो टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, यानी वो कीड़े मकोड़े, वो हशरात जो फसलों पे हमला करते हैं, उनको इंसेक्ट्स तो कहते ही हैं, लेकिन अब क्योंकि वो फसलों पे हमला कर रहे हैं तो उनका स्पेसिफिक नाम रख दिया हुआ है, वो रख दिया हुआ है पेस्ट। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स पैथोजेनिक फंगस, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग फंगस जो होती है, और इंसेक्ट्स होते हैं वो जो पेस्ट होते हैं, जो फसलों पे हमला करते हैं, क्रॉप्स पे अटैक करते हैं, वो वीक कर देते हैं प्लांट्स को, रिड्यूस करते हैं यील्ड को, यील्ड यानी पैदावार को कम करते हैं। तो हमने उनको कंट्रोल करने के लिए जो पुराने मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, वो इस्तेमाल किए, और वो थे टू यूज केमिकल फंगिसाइड्स। केमिकल यानी ऑब्वियसली जो फंगस को मारने के लिए फंगिसाइड्स होते थे वो केमिकल्स होते, वो इस्तेमाल किए, और वो थे टू यूज केमिकल फंगिसाइड्स। केमिकल यानी ऑब्वियसली जो फंगस को मारने के लिए फंगिसाइड्स होते थे वो केमिकल्स होते थे, या इंसेक्टिसाइड जो हम यूज करते कॉमनली, क्योंकि वो पेस्ट के लिए यूज किए जा रहे, तो हम उसको पेस्टिसाइड्स का नाम देंगे। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया हमने मार लिया ये सारा कुछ, यानी कि इंसेक्ट्स और फंगस को करने के लिए हमने ये सारा काम कर लिया। लेकिन देयर a huge disadvantage इन चीजों का, वो क्या है कि ऑब्वियसली हम क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स, और फिर उन केमिकल्स के साथ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फंगस है, जो कि पेस्ट्स हैं, उनको मार तो दिया, लेकिन अब वहां से हम जो केमिकल छिड़क चुके हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं इन द बैकग्राउंड डायग्राम, कि हमने वो पेस्ट्स को किल करने के लिए, फंगस को किल करने के लिए स्प्रे किया केमिकल फूड के, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो वो जो केमिकल है, वो जो हमने वो उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी थी, वो ना सिर्फ उनको किल करती है, यानी कि पेस्टिसाइड्स को किल करती, बल्कि वो ह्यूमन के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह, और साथ ही साथ इससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी पैदा होती है। ठीक है जी, अब क्या होता है कि अब जो ये तो हमने देख लिया कि इसका एक नुकसान ये जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि जब हम ये यूज करते रहते हैं ना बार बार एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो ऑर्गेनिज्म को भी पता लग जाता है यार ये केमिकल है, तो उसके मुताबिक अपने अंदर रेजिस्टेंस ले आता है। फिर आप जितना मर्जी केमिकल छिड़कते हैं वो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा, क्योंकि उसके अंदर उसके अगेंस्ट, उस स्पेसिफिक केमिकल के अगेंस्ट क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपने चीज याद रखनी है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंगिसाइड्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट आर the disadvantages of using
fungicides and insecticides. तो ये आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके दो डिसएडवांटेज है वो हमने देख लिए, वो कौन कौन से हमने डिस्क्राइब कर दिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हमने देखा कि एग्जांपल है किस तरह से आजकल मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए हम पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन की मदद से भी, प्लेन्स की मदद से भी। लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो भी फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं ये कोई इतने ज्यादा बैन नहीं होते हैं। तो फिर इसका क्या कोई ऑल्टरनेटिव है? यस, बिल्कुल है। और वो क्या है? वो है हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब साइंस जो है ज्यादातर इसी काम पे फोकस कर रही है कि हम किसी तरीके से ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये जो हमारे पास फंगिसाइड्स हैं, इनको बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जाए। बायोलॉजिकली कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइक फॉर एग्जांपल, आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल में होता क्या है कि हम पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भेज देते हैं जो कि वहां पे उसके साथ कंपीट करता है या फिर उसको खा ही जाता है। ठीक है जी, यानी कि जिसकी मिसाल है हमारे पास कि एफाइड। एफाइड क्या होती है? ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, और ये इंसेक्ट जो है वो अटैक करता है वॉलनट ट्री के ऊपर, वॉलनट ट्री यानी अखरोट के दरख्त के ऊपर, और क्या करता है कि उसको खराब करने की कोशिश करता है। तो हमने उसको बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल किया? हमारे पास होती है एक वेस्प, वेस्प को भेजते हैं। वेस्प जो है वो पैरासिटाइज कर देती है, यानी कि उसको पैरासिटिकली डैमेज करती है, किसको? एफाइड को, ठीक है। और इस तरह से वेस्प ने उस जो एफाइड है उसको खराब यानी उसको मारने के लिए उसको पैरासिटाइज कर दिया और हमारा काम हो गया, यानी कि एफाइड भी मर गई और हमें कोई केमिकल भी डालना नहीं पड़ा। तो हमने ये जो किसी एक ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश की है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये जी हमारे पास ने किस तरह से अपनी नीडल को इंसर्ट किया हुआ है इनसाइड द स्टेम, और ये यहां से सक्शन करके इसके फ्लोएम से फ्लूइड गेन कर रही है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये वेस्प है और ये वेस्प जो है पैरासिटाइज कर रही है किस तरीके से? किसी एफाइड के ऊपर। देयर इज अनदर एग्जांपल कि किस तरह से वेस्प जो है स्टिंग कर रही है, डंग मार रही है किसको? एफाइड को, और एफाइड को पैरासिटाइज कर रही है। ओके जी, यहां तक हमारा दूसरा पॉइंट था मुकम्मल, ठीक है जी। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये हमारा पॉइंट आता है, इसमें हमने डिस्कस करना है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप इस पहले वर्ड को देख लें, इसके मतलब को देख लें, फिर आपको खुद ब खुद ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक अच्छे, एक वेल मैनर्ड, एक खास, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड के जरिए किसी भी डिजीज को मैनेज करना, यानी कि हम वो वाले स्टेप्स उठाएं, इफेक्टिव स्टेप्स उठाएं जिससे डिजीज ना ही हो, जिससे प्रॉब्लम ही ना हो। तो हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव कंट्रोल। क्या होता है जी? ये इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर डिजास्टरस डिजीज, किसी भी एक बड़ी बीमारी का एक खास तरीके से कंट्रोल करना, चाहे वो किसी प्लांट की डिजीज है, चाहे वो किसी एनिमल की डिजीज है। और जब आप ये मेथड्स को स्टडी करते हैं तो उसके लिए जब आप ये कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं? इस अप्रोच को हम क्या नाम देते हैं? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा कि हमारे पास क्या होता है कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में हमने केमिकल्स को यूज करना है किसी कल्चर के अंदर, यानी एक खास केमिकल्स के साथ साथ हम किसी एक एनवायरनमेंट को देखने के बाद उसके मुताबिक चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इसकी एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई भी बीमारी है, हम इंसानों की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा आजकल कोरोना, ठीक है, कोविड-19, उसमें क्या कहा जाता है कि जी आप मास्क पहने, आप जो है हाथ धोते रहिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए। ये क्या है? ये चीजें जो एक तरह की प्रोटेक्टिव मेजर्स आप लोगों को बताई जाती हैं, ये किसी भी डिजीज की इंटीग्रेटेड तरीके से मैनेजमेंट की जा रही है, एक बड़े ही तरतीब के साथ उसकी मैनेजमेंट की जा रही है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो गई है तो उसका इफेक्टिव मेथड जो होता है वो ये होता है कि हम उसको क्वारंटाइन में डाल दें, यानी कि उसको हम किसी को दूसरे लोगों के साथ इन कांटेक्ट ना आए। तो ये भी क्या है? एक मेथड है टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दैट डिजीज। तो इसी को हम क्या नाम देंगे? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रो मींस रिलेटेड टू वाटर, हाइड्रो मींस रिलेटेड टू वाटर, और फोनिक मींस फोनिक
का ऑपोजिट होता है फोबिक। फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, फोनिक मतलब लविंग, वाटर लविंग कल्चर टेक्निक। इससे क्या मुराद है? आप लोगों ने कभी देखा है कि वो जो मनी प्लांट होता है उसको हम पानी के अंदर भी ग्रो कर रहे होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल वही चीज कि जब आप प्लांट्स को पानी के अंदर, सॉइल से हटके पानी के अंदर ग्रो करने की जब कोशिश करते हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। नॉर्मली तो हमें पता है कि जो सॉइल है प्लांट्स को ग्रो करना है, लेकिन अब यहां पे हम पानी को इस्तेमाल करते हैं एज अ मीडियम। तो इसका हमें क्या बेनिफिट होता है देखते हैं। पहले तो हम देख रहे हैं कि सॉइल जो होता है कॉम्प्लेक्स मीडियम है, ठीक है, और इस को यूज करने के लिए जब हम देखते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन सॉइल, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, और हमें पता ही नहीं लगता कि हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें डाल के चेक करने की कोशिश करें। हमें बहुत ज्यादा बार बार रिगरस टेस्टिंग करनी पड़ती है कि हमें न्यूट्रिएंट्स की टेस्टिंग कर सकते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इट इज अ टेक्निक इन विच प्लांट्स ग्रो इन एरिएटेड वाटर। एरिएटेड मतलब जिसमें हमने हवा डाली होती है, यानी जिसमें हमने ऑक्सीजन डाली होती है, और फिर उसमें हम क्या डालते हैं? मिनरल्स डालते हैं, सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, और ताकि वो हम वहां से उसको पूरी की पूरी फूड मिल सके। फिर इसके अलावा हाइड्रोपोनिक फार्म्स हमने डेवलप किए हुए हैं, लेकिन ये इट इज येट नॉट फिजिबल, यानी कि इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही हमारे पास पानी की जो बेहतर पानी है, साफ पानी, उसकी थोड़ी बहुत कमी है बहुत सारे इलाकों में, लिहाजा इसको अभी फिजिबल करना पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जो खिला में जाना चाहते हैं वहां पे यूज करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नीचे वाटर टैंक है, इसके अंदर हमने एयर लाइन लगाई हुई है। एयर लाइन इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, फिर यहाँ से पानी प्रोवाइड किया जाता है अपर एरियाज के अंदर, और यहाँ से ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ये रूट्स जो हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करके, पानी में से पानी को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ग्रो कर रही हैं। ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में। ये एक रियल टाइम फॉर्म से पिक्चर ली गई है जो हाइड्रोपोनिक कल्चर फॉर्म है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये इसका होल्डर है और ये इसकी रूट्स हैं जो कि ऑल टाइम पानी में डिप होंगी, और इसके ऊपर ये उसकी आगे प्लांट की ग्रोथ हो रही है लीव्स की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज पास्चराइजेशन। ये पास्चराइजेशन क्या होती है? इट इज ऑल्सो ए टेक्निक टू प्रिजर्व द फूड जो कि जिसके जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से बनी होती है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट होगी, मिल्क मींस ऑब्वियसली दूध, और मिल्क प्रोडक्ट मतलब बटर, चीज, इस तरह की चीजें जो हैं जिनको हम मिल्क से ही बनाते हैं, उनको हमने कंजर्व करना है, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि जी पास्चराइजेशन है क्या जी। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि खराब, स्पॉइलेज मतलब खराब मतलब होने से बचाने के लिए। तो जाके जो फॉर एग्जांपल जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने एक चीज एक जगह से ट्रांसपोर्ट करी किसी लॉन्ग डिस्टेंस के पास, लाइक फॉर एग्जांपल मीट ही ले लेते हैं या मिल्क ही ले लेते हैं, तो हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है? प्रिजर्व। तो प्रिजर्वेशन का वन ऑफ मेथड है दैट इज पास्चराइजेशन, और ये पास्चराइजेशन किसके लिए यूज की जाती है? फॉर द मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है जी। और ये किसने डेवलप की थी? ये लुइस पास्चर ने, एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी। पहले हम इस टेक्निक को देख लेते हैं, फिर लुइस पास्चर साहब से भी मिल लेते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास ये इसमें क्या होता है कि हम एक टैंक के अंदर पहले हम जो है वो मिल्क एंटर करते हैं, फिर इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, फिर एकदम उसको कूल करते हैं, और दोबारा से इसमें मौजूद जो बैक्टीरिया और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। वेरी सिंपल टेक्निक, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं कि मिल्क लिया, इसको हीटिंग सेक्शन में डाला, फिर इसको टेम्परेचर को नॉर्मल किया, फिर उसको कूलिंग यानी कि ठंडे टेम्परेचर में डाल दिया ताकि वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाए, और इन द एंड ये हमारे पास लुइस पास्चर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन मुकम्मल होता है। इस लेसन में हमने जो है वो ओवरऑल बात की कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू।